हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए, कल का जो पेपर हुआ था 25 का, ठीक है, 25 सितंबर का जो पेपर हुआ था उसमें हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम रिव्यू देख लेते हैं हम एक बार कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा था, जो देखो बताए हुए हैं वही क्वेश्चन मैंने आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी 10-12 जो भी क्वेश्चन बताए, क्योंकि बताए नहीं है लोगों ने, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे स्टील से क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बार बार पढ़ाया था। स्टील मटेरियल साइंस मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, करीबन 10 से लेके मैंने 12 वीडियो बनाई हैं, मतलब तो उसमें जो 8 से लेके 12 तक वीडियो वो सही तरीके से देख लो आप एक बार। और एक HURL का वीडियो बनाया है मैंने 1 आवर का पूरा, वो अगर एक बार देख के जाओगे ना, मैं रियली बता रहा हूँ, कम से कम 40 से 50% तो वहीं से आएगा पूरा पक्का। HURL का मैं अभी लिंक दे दूंगा, उसको बता दूंगा। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आया था इन कार्बन परसेंट प्लेन कार्बन स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंट होती है वो होती है 0.35 से लेके और 0.45। ठीक है, 0.45 तक होती है। तो लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील, ये प्लेन कार्बन स्टील, ये यही है एक तरीके का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इतर पर अगर स्टील से आएगा तो यहाँ से कर लोगे। ठीक है, जैसे डेड मेल स्टील आया तो 0.15% कार्बन हो गया। लो कार्बन स्टील आएगा या फिर माइल्ड स्टील लिख के आ गया तो 0.15% से लेकर 0.45% तक कार्बन होगा। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील आ गया तो उसका मतलब 0.45 से लेकर 0.8% तक कार्बन हो गया। हाई कार्बन स्टील आ गया तो 0.8 से लेकर 1.5% तक कार्बन हो गया। ठीक है, तो 2% से कम, 2% से कम होता है तो क्या होता है, स्टील बनती है। ठीक है, और 2% से ज़्यादा होता है, मोर, तो आयरन बनता है या फिर कास्ट आयरन हो गया। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट लोड से। ठीक है, इम्पैक्ट लोड से आया था क्वेश्चन, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, स्टैटिक लोड बता दूं। ठीक है, STATIC, स्टैटिक लोड क्या होता है। स्टैटिक लोड जो होता है, देखो, द लोड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं होते रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम स्टैटिक लोड बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लो। फिर उसके बाद देखो, वेरिंग लोड आता है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका कोई भी लोड है, ठीक है, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ, कोई भी लोड है एकदम से इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P मैक्सिमम है और यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, तो ये कांस्टेंट वाली लाइन इस तरीके से भी आ जाता है। तो ये लोड बाई टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। अब मैं इम्पैक्ट लोड बता रहा हूँ। इम्पैक्ट लोड होता क्या है बेसिकली, देखो, इम्पैक्ट लोड क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब बहुत ही कम समय में एकदम से कोई भी लोड है, ठीक है, ये डब्ल्यू लोड है। ठीक है, डब्ल्यू लोड है और ये कोई भी आपका बेस मेटल बेस है जो भी है, तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है, ये यहाँ पे गिरेगा, इसकी हाइट होगी h। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर यदि एकदम से गिरेगा ये लोड, ठीक है, तो हम इसको इम्पैक्ट लोड बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एक वो बनता है, इक्वेशन बनता है कि सिग्मा इम्पैक्ट इजकल टू 2 सिग्मा स्टैटिक। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा है, SSC JEE में बहुत बार पूछा है। या फिर डिफ्लेक्शन इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन इम्पैक्ट टू डिफ्लेक्शन स्टैटिक। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। नहीं समझ में आ रही होंगी मैं जानता हूँ मैं, लेकिन अभी याद कर लो बस। ठीक है, अगर आ जाए तो कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे साइन बार आया था। ठीक है, देखो मैंने सबका आपको देखो बताया था, फिलर गेज बताया था आपको, मैंने सब कुछ बताया था। ठीक है, तो साइन बार देखो, मैं आपको बता दूं, मेरा पढ़ाया हुआ लगभग 70 से 80% बता रहे हैं लोग कि 70 से 80% सर आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, साइन बार है वो आया था, तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए, साइन बार का यूज़ किया जाता है। और साइन बार का यूज़ किया जाता है विद डायल गेज। ठीक है, डायल गेज और स्लिप गेज के साथ यूज़ किया जाता है, ये भी आता है। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट है भाई। तो देखो, कुछ लोग ऑटोमोबाइल से भी क्वेश्चन बता रहे हैं थोड़े बहुत। तो ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि सर ब्रेक से क्वेश्चन आया था। ठीक है, बस इतना ही बताया, ब्रेक से क्वेश्चन आया था, बताते हैं नहीं सही तरीके से। तो देखो यहाँ पे रेलवे एक क्वेश्चन आता है, ब्रेक कॉमनली यूज टू रेलवे में। ठीक है, RAIL, रेलवे ट्रेन। तो रेलवे ट्रेन में जो यूज़ होता है वो होता है शू ब्रेक, SHOE ब्रेक। ठीक है, एक तो हो गया रेलवे ट्रेन में।
एक हो गया जैसे मोटर कार होती हैं अपनी, ठीक है, मोटर कार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मोटर कार। मोटर कार में कौन सी एक्सपांडिंग होती है, ठीक है, EXPANDING, एक्सपांडिंग ब्रेक। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मशीन से ये क्वेश्चन थे, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन कुछ क्वेश्चन थे तो मैं बता दूंगा अभी। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, अगर नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आ जाए, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, आप सुन लो बस। तो उसका जो मान होता है देखो n-1/2, ठीक है, इससे कर दोगे आप, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन भी कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र एज है, तो हीट ट्रांसफ़र वर्क ट्रांसफ़र होते हैं पाथ फंक्शन, ठीक है, पाथ फंक्शन होते हैं। तो पाथ फंक्शन आया था, और याद रखना ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, नो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, ठीक है, याद रखना। तो बस इससे, इस वीडियो से बस इतना जानकारी मिल जाएगी क्या क्या क्वेश्चन आए थे, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र, मैं कह रहा हूँ लास्ट वाली वीडियो सब देख लो ध्यान से। एक बंदा कह रहा है सर इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आते, तो भाई देख लो आप जाके, नहीं आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टरबाइन एंड कंप्रेसर, देखो भाई यहाँ पे जो कंप्रेसर होता है, देखो कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ मैं सबसे। कंप्रेसर होता है जब हमारी नॉर्मल जो एयर होती है उससे ज़्यादा हम कंप्रेस करते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई मशीन चलानी है, ठीक है, वहाँ पे जैसे आपने CNC पे वर्क किया होगा, CNC, तो वहाँ पे क्या है, चिप्स होती हैं, चिप्स होती है ना, वो चिप्स क्या है, चिपक जाती हैं, तो उससे क्या है, हम क्या है, कंप्रेस्ड एयर वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से कंप्रेस्ड एयर हटा लगाते हैं, तो जो चिप्स होती हैं वो हट जाती हैं। तो कंप्रेस एयर वो कहाँ से आती है, वो कंप्रेसर से आती है, ठीक है। कंप्रेसर क्या होता है कि जो नॉर्मल एयर होती है उसको कंप्रेस करके वो भेजता है हाई प्रेशर में, ठीक है, ये याद रखना। तो कंप्रेसर इतना हो गया। अब यहाँ पे कंप्रेसर में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। एक तो रोटरी कंप्रेसर होता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, रोटरी कंप्रेसर होता है। ये क्या होता है भाई, रोटरी कंप्रेसर जो होता है वो लो डिस्चार्ज एंड लो प्रेशर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्या होता है, लो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज एंड लो प्रेशर, ठीक है। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। ये किस लिए होता है भाई, ये होता है हाई प्रेशर, देखो हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, लो डिस्चार्ज होता है, तो याद रखना ये। देखिए भाई थोड़ी सी साउंड की आवाज़ आए तो परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे कंप्रेसर आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा टरबाइन की। तो टरबाइन में हम पढ़ते हैं, देखो इम्पल्स टरबाइन पढ़ते हैं, इम्पल्स टरबाइन होती है, और एक होती है रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, इसको हम यूज़ करते हैं हाई हेड ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे हाई हेड होना चाहिए, जैसे आपका टैंक में कितना वाटर भरा हुआ है तो हाई हेड हो गया, ये हाई हेड के लिए इम्पल्स टरबाइन यूज़ करेंगे। और रिएक्शन टरबाइन जो होती है, रिएक्शन टरबाइन में क्या करते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी दोनों होती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और प्रेशर एनर्जी दोनों होती है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन की जो फॉर्मूला होता है N√P, H की पावर कितनी होती है, 5/4 होता है, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, देखो यहीं पे क्वेश्चन आता है पंप के लिए, ठीक है। पंप के लिए अगर आ जाए, पंप के लिए स्पेसिफिक स्पीड, तो पंप के लिए स्पेसिफिक स्पीड होती है N√Q, H की पावर 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कैविटेशन, ठीक है, कैविटेशन पूछ लिया जाए, तो ये कैविटेशन होता है लो वेपर प्रेशर के कारण होता है, ठीक है, याद रखना, लो वेपर प्रेशर के कारण होता है कैविटेशन। कैविटेशन की घटना मैंने बताई नहीं है, लेकिन देखो क्या होता है, ये पाइप होती है, ठीक है, पाइप में बबल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, बबल्स फॉर्मेशन होते हैं तो बबल्स फूटते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो पाइप की सरफेस होती है वो ख़राब हो जाती है, बस इतना ही याद कर लो अभी के लिए, ठीक है। तो उसको कैविटेशन बोलते हैं। तो कम टरबाइन से कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम डायनामिक विस्कोसिटी, कोई बता रहा था कि सर डायनामिक विस्कोसिटी, ये डायनामिक विस्कोसिटी से यूनिट पूछी गई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी यूनिट पूछी थी, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इसकी यूनिट पूछी थी, तो यूनिट भाई क्या होगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, या फिर 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर इसकी पॉइज होती है, POISE, ठीक है, पॉइज होती है CGS में। तो CGS में एक और होती है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होती है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी यूनिट। काइनेटिक विस्कोसिटी होती है V बराबर डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो होता है, ठीक है।
तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है इसकी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, इसकी जो डायमेंशन पूछ लिया है तो L2T-1 हो जाएगी, ठीक है, T-1। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप तैयार कर लो, बस इतना मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे बस रिव्यू दे रहा हूँ। कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन, देखो कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन, तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो 15 से 25 होता है। कोई कह रहा था ये ऑप्शन में नहीं था, तो 15 से तो 30, 15 से 24 होगा, या फिर 16 से 24 होगा, ठीक है, या फिर 15 से 30 दिया हो तो ये लगा देना, ठीक है। ये हो गया कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन। देखो तीनों बता रहा हूँ, डीजल यहाँ पे हम बता रहे हैं कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन के लिए, पेट्रोल इंजन के लिए होता है 6:10, ठीक है, और डीजल इंजन के लिए होता है 15 से 25, ठीक है, 15 से 25 हो गया। और डुअल इंजन के लिए, डुअल इंजन के लिए होता है 12 से 15, ठीक है, ये याद रखना कंप्रेशन रेशियो। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कंप्रेशन रेशियो होता है क्या, तो VC+VS/VC। ये ऊपर वाला होता है वो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ये होता है क्लेंस वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन यहाँ से ये डीजल इंजन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्ट्रोक में पूछा गया था कि 2 स्ट्रोक में इंजन वाल्व यूज़ होता है या पोर्ट होता है। देखो 2 स्ट्रोक में पोर्ट यूज़ होते हैं, पोर्ट यूज़ होते हैं, और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, वाल्व, ठीक है, वाल्व यूज़ होते हैं, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो एयर ब्रेक एयर ब्रेक और शू ब्रेक मैंने अभी आपको बता दिए हैं कि एयर ब्रेक और शू ब्रेक किस में यूज़ होते हैं, ठीक है, अभी अभी ऊपर बताया था आपको। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन रेफ्रिजरेशन से पूछे जाते हैं, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन से पूछा जाता है। 1 टन रेफ्रिजरेशन होता क्या है, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन का वैल्यू देखो इतना होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अभी, क्योंकि PDF तो नहीं मिल पाएगी, PDF है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3.5 किलो जूल पर सेकंड होता है, 3.5 किलो वाट होता है, 210 किलो जूल पर मिनट होता है, 50 किलो कैलोरी पर मिनट होता है, 200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर मिनट होता है। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन के इतनी वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये तीनों में से पूछ लिया जाता है डिप्लोमा लेवल पे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम से बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D3L-1-2J-H। तो L बराबर यहाँ पे अगर 4 दे दिया और J बराबर 4 दे दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल सकते हो। ये देख लो किस तरीके से निकला है, ठीक है, बस वैल्यू रख दी है मैंने और कुछ नहीं किया। यहाँ पे कास्टिंग और कोप एंड ट्रैक, ये क्वेश्चन बता रहे हैं कुछ लोग कि कोप एंड ट्रैक, मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा कि कोप एंड ट्रैक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, कल ही मैंने आपको बताया था, देखो लास्ट वाली वीडियो में मैंने जब मैकेनिक्स पढ़ाया था स्पेशली, तो फोर्स कोप्लेनर फोर्स और कॉन्करेंट फोर्स दोनों बताया था, मशीन के क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्स क्या है, एक ही पॉइंट पे हमारे फोर्स लग रहे हैं तो कॉन्करेंट फोर्स होते हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। और कोप्लेनर क्या होते हैं, कोप्लेनर फोर्स, ठीक है, कोप्लेनर फोर्स है तो एक एक ही मतलब तल पे लग रहे हैं, ठीक है, प्लेन पे लग रहे हैं, तो कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैकेनिक्स से थे, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन पूछेगा था, मैकेनिकल सील का ये क्वेश्चन पूछा था। तो मैकेनिकल का सील का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भाई ज़्यादातर रिफाइनरी में पूछा जाता है। देखो मैकेनिकल सील ये होती है, और मैकेनिकल सील का मतलब होता है प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट लीकेज, ठीक है, लीकेज को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखो कैसे, जैसे आपका ये मोटर है, ठीक है, इसमें पंप लगा है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल चीज़ यूज़ करी जाती है। इससे क्या है, ये वाला जो लिक्विड है ना, इसके अंदर ये बाहर ना निकले, ठीक है, ये बाहर निकले ना, इसलिए मैकेनिकल सील का यूज़ किया जाता है, तो टू प्रिवेंट लीकेज द फ्लूइड, ठीक है, याद रखना इसको। बाकी देखो टॉम से क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, ठीक है, टॉम से कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो टॉम से क्वेश्चन देख लेना भाई थोड़े बहुत, जैसे जैसे कांस्टेंट पेयर हो गया, ठीक है, या हायर पेयर हो गया, हायर पेयर हो गया, फिर लोअर पेयर हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना, कुछ पेयर्स हैं वही इंपॉर्टेंट है। और एक आता है L बराबर 2P-4, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। टॉम से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक। देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो डायनामोमीटर का क्वेश्चन आया था, ये क्या करता है, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, या फिर पावर को मेजरमेंट करता है, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स या पावर को मेजरमेंट करता है डायनामोमीटर। पीजोमीटर क्या मेजरमेंट करता है, देखिए पीजोमीटर होता है वो मॉडरेट प्रेशर को मेजरमेंट करता है, ठीक है, मॉडरेट प्रेशर होता है उसको मेजरमेंट करता है। बैरोमीटर होता है वो प्रेशर को, नॉर्मल प्रेशर को मेजरमेंट करता है, हाई प्रेशर को मेजरमेंट करता है बैरोमीटर, ठीक है। एक होता है मैनोमीटर, क्या होता है, मैनोमीटर,
तो मैनोमीटर जो होता है वो प्रेशर इन पाइप एंड चैनल, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट करता है पाइप एंड चैनल में, ठीक है। और हाई प्रेशर मेजरमेंट करता है, ये क्या करता है, हाई प्रेशर, ठीक है। मैनोमीटर जो होता है हाई प्रेशर मेजरमेंट करता है, याद रखना है। पीजोमीटर ज़्यादातर पूछा जाता है कि पीजोमीटर जो होता है वो मॉडरेट प्रेशर को मेजरमेंट करता है, मॉडरेट, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और बात ध्यान रखना, मैनोमीटर जो मैंने बताया था, मैनोमीटर वो हाई प्रेशर को भी कर सकता है और गैस प्रेशर को भी कर सकता है। गैस प्रेशर होता है उसको भी मैनोमीटर से चेक करते हैं। तो ये कुछ मीटर्स आए थे। बाकी देखो ब्रास कंपेरिजन मैंने, देखो यहाँ पे जो ब्रास है ना, ब्रास का कंपोजिशन मैंने क्या बताया था, Cu होता है प्लस Z1 होता है, कॉपर एंड जिंक होता है, और ये 70% होता है और ये होता है 30%। मैंने सारे करा दिए हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज का आया था, तो ब्रॉन्ज का जो होता है वो कॉपर और टिन होता है, ठीक है। ये होता है वो टिन है, ये टिन है, ठीक है, कॉपर एंड टिन होता है। और जर्मन सिल्वर आ जाए, ठीक है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर का आ जाए तो कॉपर प्लस Zn प्लस निकिल, ठीक है, ये होता है, सिल्वर नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो एक सबसे ज़्यादा आता है बेविट मेटल, BaBBIT, बेविट मेटल आता है, तो ये याद कर लेना, टिन होता है इसके अंदर प्लस कॉपर होता है प्लस एंटीमनी होता है, ठीक है, एंटीमनी होता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है बेविट मेटल। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं ब्रास के लिए, ये कंपोजिशन है। देखो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से बता रहे हैं क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो तैयार करके जाना, VT की पावर N=C, मैंने इसको करा भी दिया था, इससे कुछ न्यूमेरिकल भी कराया था मैंने, ठीक है। आप लास्ट वाली वीडियो देखो, सब एक दो ढाई घंटे में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। टूल लाइफ इक्वेशन है ये, ठीक है, और N होता है टूल एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आए थे, बता रहे थे लोग। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, ड्राइंग डाउन, देखो ड्राइंग डाउन क्या होता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बार। तो देखो यहाँ पे ये ड्राइंग डाउन क्या है, फुलर्स हैं, ये क्या है, फुलर्स हैं, और इसकी जो ये ड्राइंग डाउन कर रहे हैं, ये क्या है, ड्राइंग डाउन कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम ड्राइंग डाउन बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमेंशन विद फॉर्जिंग। तो क्रॉस सेक्शन है इसकी, देखो ये यहाँ पे क्या है कि पहले ऐसे था, ठीक है, इसके बाद ये ऐसे हो गया, दिख रहा है। तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो अपसेटिंग बोलेंगे इसको, ठीक है, अपसेटिंग, याद रखना। बाकी देखो कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट ऑन मास, तो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे हो गया प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में देखो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो मास पे और साइज पे डिपेंड करती हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ठीक है। तो एंथैल्पी बराबर U प्लस PV होता है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एंट्रोपी S बराबर क्या होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रहा है, एक और देखो, वर्क है तो वर्क मैंने बताया था W बराबर FS cos थीटा बताया था, ठीक है। जब एंगल पे वर्क करे तो FS cos थीटा बताया था। तो देखो FS cos थीटा हो गया, और नो डिस्प्लेसमेंट, अगर FS, ठीक है, ये अगर S नहीं है तो फोर्स वो W क्या होगा पता है, W बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया वर्क एनर्जी, वर्क अगर 0 है, ठीक है, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वर्क और एनर्जी को यूनिट होती है वो न्यूटन न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर होती है, और जूल होती है, जूल, ठीक है, याद रखना। CGS में क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है CGS में, और 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे। और यहाँ पे देखो कुछ डिवाइस हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ सारी, क्या क्या है। देखो वेंचुरीमीटर होता है वो रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करता है, फ्लो नोजल होता है रेट ऑफ फ्लो को, ऑर्फिसमीटर है वो रेट ऑफ फ्लो को, रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज ही होता है, ठीक तरीके का। बैंड मीटर होता है रेट ऑफ फ्लो, रोटामीटर है इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ फ्लो, पिटोट ट्यूब होता है वो वेलोसिटी को मेजरमेंट करती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिटोट ट्यूब जो होती है, पिटोट ट्यूब वो वेलोसिटी को मेजर, हॉट वायर एनोमीटर है वो एयर गैस वेलोसिटी, और करंट मीटर है वेलोसिटी इन ओपन चैनल, ठीक है, इसको मेजरमेंट करती है। आगे देखते हैं यहाँ पे यूलर्स फार्मूला, ठीक है, यूलर्स फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि पाई स्क्वायर E/L² होता है। तो यूलर्स फार्मूला जो होता है होल्ड तो किसको करता है, लॉन्ग कॉलम को, ठीक है, लॉन्ग कॉलम को मेजरमेंट करता है। यहाँ पे कुछ देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है कि जो सर्कुलर पिच होती है वो πD/T होता है फार्मूला, ठीक है। डायमीटर पिच होती है वो क्या होता है, T/D होता है डायमीटर पिच, ठीक है, ये लिखा हुआ है।
मॉड्यूल होता है तो मॉड्यूल जो होता है वो d/t होता है और 1 डायमीटर पिच के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलता है कि पीसी होता है, पीसी मतलब सर्कुलर पिच अपन मॉड्यूल का अगर तुम रेशियो करोगे तो पाई निकल के आता है, प्रोडक्ट ऑफ पाई निकल के आता है। तो कैसे निकल के आता है सब लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, देखो कि मैंने अगर मॉड्यूल का गुणा किया डायमीटर पिच में तो यहाँ पे 1 निकल के आता है, ठीक है। तो कैसे निकल के आता है, मॉड्यूल अगर मैं यहाँ पे गुणा करूँगा d/t और डायमीटर पिच करूँगा t/d, तो d से d कट जाएगा, t से t कटेगा तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। तो कोई यहाँ पे शाफ्ट है, अगर शाफ्ट अगर सीरीज़ में अगर जुड़ी हैं, शाफ्ट सीरीज़ में जुड़ी हैं, जैसे ये शाफ्ट होगी, ठीक है, इसके बाद ये शाफ्ट होगी, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है वो यहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है वो बराबर रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, शाफ्ट पैरेलल में जुड़ी हुई है, ठीक है। पैरेलल में एक शाफ्ट तो ये होगी, इसके ऊपर एक और शाफ्ट होगी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो सेम होगा और एंगल और यहाँ पे जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है वो प्लस हो जाता है, ठीक है, T1 + T2 हो जाएगा। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो देखिए, कंप्रेशन रेशियो इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन रेशियो रेशियो ऑफ हीट एडिशन, अगर हीट एडिशन लिख के आ जाए तो ऑटो डुअल डीजल, ऑटो साइकिल में ज़्यादा होता है, फिर डुअल में, फिर डीजल में। सेम कंप्रेशन रेशियो हीट रिएक्शन, तो ये होगा ऑटो डुअल डीजल, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो होगा तो डीजल डुअल ऑटो, ये वाली। तो आपको 2 इक्वेशन याद करनी है, एक तो ये, एक तो ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, देखो अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद कर लेना, ठीक है। देखो हाई कार्बन स्टील, देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज ऑफ कार्बन हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील में मैंने क्या बताया था आपको, 0.8 से लेके 1.5 तक बताया। तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो इस तरीके से तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये 0.6 से लेकर 1.4, ठीक है, याद रखना इसको। चलो यहाँ पे कुछ जैसे ये पूछा जाए कि आपको न्यूट्रल फ्लूइड, तो न्यूट्रल फ्लूइड में जो होता है कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है और ये कर्व वाला अगर बन गया तो नॉन न्यूट्रल फ्लूइड वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लूइड के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पंप टरबाइन के लिए एन रूट भी H/5/4 होता है, ठीक है, और पंप के लिए, ठीक है, ये पंप का है, ये पंप का है, एन रूट के अपन H/3/4 होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। बाकी देखो ये क्या है, मैक्सिमम इफ़िशियंसी, ठीक है, ये इफ़िशियंसी स्क्रू जैक की है, स्क्रू जैक। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक होता है 1-sin⁵/1 + sin⁵ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है उसमें। और देखिए ये इस मैक्सिमम इफिशिएंसी स्पायरल गियर की है, ठीक है, स्पायरल गियर होता है उसकी होती है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। cos θ + φ + 1 होता है, cos θ - φ + 1 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखो यहाँ पे भाई क्वेश्चन बन सकते हैं साइक्रोमेट्रिक, तो पढ़ लेना, ठीक है। साइक्रोमेट्रिक रेफ्रिजरेशन की मैं एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लेना, पूरा डिटेल में आपको बताएगा कि मॉइस्चर कंटेंट या फिर ये वाली लाइन होती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन होती है, ठीक है। राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सैचुरेशन लाइन क्या होती है, तो सारे DVT क्या होता है, DVT ड्राइवेबल टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी कुछ बता दूंगा, ठीक है। फायरिंग ऑर्डर क्या है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना सारी चीज़ें। फायरिंग ऑर्डर क्या है, तो फायरिंग ऑर्डर यहाँ पे देखो 4 सिलेंडर इंजन के लिए 1342 हो गया, 3 सिलेंडर के लिए 132 हो गया, 5 सिलेंडर के लिए ये हो जाएंगे दोनों, ठीक है, तो याद रखना इसको। बाकी यही पूछा है। स्कैवेंजिंग क्या होती है, स्कैवेंजिंग क्या होती है, जैसे कि आपका कोई इंजन है, ठीक है, इंजन में क्या है, गैस चिपक जाती है यहाँ पे, गंदगी चिपक, तो इस चीज़ को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्कैवेंजिंग क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्nt गैस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर इज द इंजन सिलेंडर। तो स्कैवेंजिंग डन टू इंक्रीज पावर आउटपुट को हम कर सकते हैं यहाँ पे स्कैवेंजिंग से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोर क्या होती है, कोर भी पूछा जाता है। तो द कोर डिफाइन है द सैंड बॉडीज यूज फ्रॉम द हॉलो पोर्शन कैविटी डिजायर्ड शेप ऑफ द, तो हम किसी भी पार्ट को हॉलो बनाने के लिए, मतलब खोखला बनाने के लिए हम कोर के उसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी एक बालू की कोई भी चीज़ लगा दी यहाँ पे, उसको हम कोर बोल रहे हैं बस, ठीक है। तो ये चीज़ गई। तो यहाँ पे कोर जो हो गया, 1 मिनट 2 बार लग गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यूलर, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, यूलर फार्मूला होल करो, तो यूलर फार्मूला क्या होगा, लॉन्ग कॉलम के लिए, ठीक है, लॉन्ग कॉलम के लिए होगा ओनली। और बोथ लॉन्ग कॉलम के लिए क्या होगा बताइए, जो रैंकाइन फार्मूला जो होता है वो बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ आते हैं, देखो यहाँ पे ये आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे करा दे रहा हूँ। ऑपरेशन के लिए देखो ये होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए ये होता है मार्क, और इसके लिए इंस्पेक्शन के लिए ये होता है, डिले के लिए ये होता है, और स्टोरेज के लिए ये होता है, ठीक है। क्या होता है अभी,
स्टोरेज के लिए होता है, ये स्टोरेज के लिए, ठीक है, स्टोरेज के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे कंप्रेसर आए, अगर कंप्रेसर आ जाए, कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर अगर पूछ लिया जाए तो कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है और रोटरी कंप्रेसर होता है। दोनों मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं कि रोटरी कंप्रेसर किस लिए होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किस लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हम हाई डिस्चार्ज मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और लो प्रेशर होता है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पे, और डिस्चार्ज होता है वो कम होता है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग में। तो रोटरी कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि रोटरी कंप्रेसर में रूट ब्लोअर और वैन ब्लोअर आते हैं, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आते हैं, और नॉन पॉजिटिव में क्या आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे देखते हैं। आगे देखो, सेक्शन मॉडुलस अगर पूछा जाए तो नॉर्मल सेक्शन मॉडुलस जो होगा वो जेड बराबर आई अपॉन बाई होता है, ठीक है, तो बाई होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा π/32, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा, ओके, डी आउटर 4, ठीक है, ये वाला हो जाएगा π/32 डी आउटर 4 माइनस डी इनर 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको क्या करना है, की पढ़ना है, खुद से पढ़ो भाई, की पढ़ो, कपलिंग पढ़ो, ठीक है, कपलिंग हो गया, गियर हो गया, गियर पढ़ो तुम खुद से, गियर हो गया, बियरिंग हो गया, बियरिंग, ठीक है, बियरिंग पढ़नी है तुमको। तो ये चीज़ अगर तुम्हें पढ़नी है, ठीक है, तो हम IUCL की वीडियो देख लो, IUCL, ठीक है, मेरा IUCL का एक वीडियो है जिसमें एक रिफाइनरी डिवीजन के लिए मैंने बनाया है, ठीक है, और देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा IUCL की भी, तो देख लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप तैयार कर सकते हो। बाकी लोगों ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता पूरा पेपर, ठीक है। देखिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो मैं सारे बॉइलिंग पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 212 हो जाएगा, ठीक है, 212 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहाँ है, 212, 3 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे मैं सारे पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कि सारी चीज़ें, देखो आपका वाटर है यहाँ पे, ठीक है, वाटर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या है कि बॉइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है एक, ठीक है, एक फ़ारेनहाइट में होता है, एक होता है केल्विन में, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, जैसे बर्फ़ बनेगी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो बनेगी, ठीक है। फ़ारेनहाइट पे कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट होगा, केल्विन में होगा 373.15, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसमें टेम्परेचर पूछे 0 डिग्री सेल्सियस में तो 100, फ़ारेनहाइट में पूछे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो 373.15, ठीक है, याद रखना इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इफ़ द टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट, ठीक है, सॉरी, पेशेंट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5, ये वाली इक्वेशन होती है। तो सेल्सियस में पूछा है, फ़ारेनहाइट में आपको देना है, तो ये वाली इक्वेशन दोनों लगा देंगे। तो सेल्सियस कितना है, 40/5 इजकल टू F माइनस 32/9, तो 5 अट्ठे 40 हो गया 8, इसका गुणा इधर करेंगे तो 8 9 72, F माइनस 32, ठीक है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 72, 3 4 7 3 10, ठीक है। तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। चलो आगे देखते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, ठीक है, कह रहा है इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, तो क्या आंसर होगा भाई इसका, बताइए। तो देखिए, गुड रेजिडिटी होती है, रेजिस्टेंस ऑफ फायर होता है, उसके बाद लो कंडक्टिविटी होती है, तो तीनों ये सही हैं, ठीक है, ऑल ऑफ एबव इसका सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इंसुलेटिंग मटेरियल की, क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इंसुलेटिंग मटेरियल, हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट जो फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ होती है। हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड थ्राउट द वॉल, डोर,
सीलिंग, ग्लास, डोर टू रेफ्रिजरेटेड स्पेस। ठीक है, द मटेरियल विच रेस्ट्रिक्ट्स सच हीट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या करा है, मटेरियल विच द रेस्ट्रिक्ट विच हीट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, मतलब कोई मटेरियल है, ठीक है, जैसे थर्मस आपने देखा होगा, थर्मस आपने देखा होगा ना, तो यहाँ पे अंदर की साइड में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। क्या, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। इससे क्या है कि हीट है वो तो जा नहीं पाती है और ना हीट यहाँ से निकल पाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या क्या होनी चाहिए वो आपको याद कर लो। देखो, एक ऐसी क्वेश्चन जब आया करें ना तो एक पेज में लिख लिया करो, वहीं पे सब खत्म एकदम। तो प्रॉपर्टी, इट्स लो कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस टू फायर होता है, लेस मॉइस्चराइजर एब्जॉर्प्शन होता है, गुड रिजिडिटी होती है, ऑडोरलेस होता है, ठीक है, वेपर परमेबिलिटी होता है, लाइट ऑफ वेट होता है। ठीक है, लाइट ऑफ वेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए, कह रहा है हैमर मेड फ्रॉम वुड इज नॉन एज। तो हैमर होता है, वुड का जो हैमर बना होता है उसको हम मैलेट बोलते हैं। ठीक है, फिगर में यहाँ दिखा दूंगा, तो यहाँ पे मैलेट उसको बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिलर गेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिलर गेज इज यूज फॉर, तो फिलर गेज जो होता है वो चेकिंग द गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स। जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि आपने बियरिंग है, ठीक है, यहाँ पे बियरिंग बनी है, यहाँ पे बॉल्स बनी है। ठीक है, ये बॉल्स हैं और ये बॉल्स होती हैं क्रोम स्टील की बनी होती हैं, क्रोम स्टील। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो गैप है, इस जगह पे जो गैप है, देखो इस जगह पे बता रहा हूँ मैं, इस जगह पे जो गैप है, ठीक है, गैप, इसको हम फिलर गेज से चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सारे जो मेजरमेंट डिवाइस हैं उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। डबल एंडेड प्लग गेज होता है, यूज फॉर चेकिंग द डायमीटर ऑफ स्ट्रेट होल, द गो गेज चेकिंग द लोअर लिमिट ऑफ ए स्ट्रेट होल, एंड द नो गेज चेक द अपर लिमिट। ठीक है, प्लेन यहाँ पे प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो गया। ठीक है, प्लेन रिंग गेज होता है, रिंग गेज से क्या करते हैं हम, यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द वर्क पीसेस। ठीक है, मतलब हम डायमीटर ऑफ वर्क पीसेस की हम रिंग गेज से चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे टेपर प्लग गेज। ठीक है, यहाँ देखिए टेपर प्लग गेज से हम क्या करते हैं, यूज द चेक द साइज ऑफ द होल एंड द एक्यूरेसी ऑफ द टेपर होल। ठीक है, टेपर रिंग्स होता है, टेपर रिंग्स में क्या करते हैं, यूज द चेकिंग बोथ एक्यूरेसी एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए टेपर। थ्रेड प्लग में क्या करते हैं, थ्रेड प्लग से यूज द चेकिंग द फॉर्म एंड डायमेंशन एक्यूरेसी ऑफ द इंटरनल थ्रेड्स। तो ये हम चीज़ें चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, और थ्रेड रिंग गेज, रिंग गेज से क्या करते हैं, यूज द चेक ऑफ द फॉर्म एंड द डायमेंशन एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। स्नैप गेज होता है, उससे क्या करेंगे, यूज एज क्विक मीन्स फॉर चेकिंग साइज विद सर्टेन लिमिट बाई कंपेयरिंग द साइज ऑफ द पार्ट्स विद ओपनिंग ऑफ द गेज। स्नैप गेज से, तो स्नैप गेज मैंने आपको बताया था इस तरीके का होता है। देखो इस तरीके का होता है स्नैप गेज, स्नैप गेज इस तरीके का होता है। तो हम आउटसाइड डायमीटर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें फंसा के इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं वही क्वेश्चन। देखो, द इक्विपमेंट यूज फॉर गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में देखो एसलिन गैस होती यूज करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, एसलिन सिलेंडर जो बना होता है वो मरून कलर का होता है, मरून कलर, ये भी आता है क्वेश्चन। ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेशर रेगुलेटर ये भी होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो बना होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, BLACK, ब्लैक कलर का। आगे देखते हैं, वेल्डिंग टॉर्च भी होती है। ठीक है, वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग टॉर्च भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑल ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो गैस वेल्डिंग में यहाँ पे इक्विपमेंट क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट, इट इज़ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस मिक्सचर इन द करेक्ट रेशियो। तो यहाँ पे एक देखो C2H2 होती है और ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे रेशियो में जैसे न्यूट्रल फ्लेम हो गया, न्यूट्रल फ्लेम में 1:1 करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होती है तो 1.5 से लेके 1 होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है O2 वो ज़्यादा होती है और C2H2 होती है, C2H2 वो कम होती है। ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखो, वेल्डिंग में हम क्या क्या यूज़ करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हो गया, एस्टिलीन गैस सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर, ऑक्सीजन गैस होज ब्लैक ग्रीन, एस्टिलीन होता है वो मरून होता है, वेल्डिंग टॉर्च हो गई, ब्लो पाइप हो गया, सेट ऑफ द नोजल हो गया, गैस लाइटर हो गया, और ट्रैली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एस्टिलीन सिलेंडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलो बाकी और भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखो क्या क्या, ये सेट ऑफ की, स्नैपर्स, फिलर रॉड एंड फ्लक्स, प्रोटेक्टिव क्लॉथ, वेल्डर, लेदर एप्रन, ग्लोव्स एंड गोगल्स। ठीक है, ये चीज़ें यूज़ करते हैं हम वेल्डिंग करते समय। सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लास ए एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे 5 टाइप की वो होती हैं फायर। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो क्लास ए की जो फायर हो गई यहाँ पे, वो क्या करेगी भाई, यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी कंबुशन सच एज वुड एंड पेपर। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वुड और पेपर में जो आग लगती है, ठीक है, लकड़ी होती है, लकड़ी और पेपर में जो आग लग जाती है ना, फायर लग जाएगी, तो क्लास ए की फायर होती है वो। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। थोड़ा सा देखो कम थोड़ा दिखाई दे शायद, लेकिन देखो यहाँ पे क्लास ऑफ फायर लिखा हुआ है, टाइप ऑफ फायर लिखा है। तो क्लास ए की जो फायर होती है ऑर्डिनरी किस किस में लगी होती है ये देखना, वुड और पेपर, क्लॉथ और रबर। ठीक है, जो कि क्लास ए की फायर। उसके बाद देखो क्लास बी की फायर। क्लास बी फायर में क्या होता है, फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे मतलब होता है आपका ऑयल हो गया, ऑयल बेस्ड पेंट्स हो गई, सॉल्वेंट हो गया, तो ये क्लास बी की फायर होती है। उसके बाद देखिए क्लास सी की फायर। क्लास सी की फायर होती है वो एनर्जाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगती है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में लग गई, सर्विस, मोटर, ट्रांसफार्मर, तो क्लास सी की फायर हो जाती है इसमें। ठीक है, और क्लास डी की फायर देखो, क्लास डी की फायर जो होगी वो ये कंबस्टेबल मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, सोडियम, लिथियम, इसमें आग लग जाती है तो क्लास डी की फायर होगी। ठीक है, मेटल्स में आग। क्लास ई की में क्या है, कुकिंग ऑयल्स, ग्रीस सच एज एनिमल, वेजिटेबल। ठीक है, तो एनिमल वेजिटेबल में अगर आग लग गई इस तरीके की, या कुकिंग ऑयल्स में, तो ये हो जाएगी क्लास ई की फायर। तो यहाँ पे क्लास बी की जो फायर है मैं आपको बता दूँ, जैसे आपका पेट्रोल डीजल होता है ना, क्लास बी की फायर पेट्रोल होता है, पेट्रोल और डीजल होता है, तो इसमें आग लग जाती है तो क्लास बी की फायर में आती है। ठीक है, याद रखना इसको। चलो आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना इसको। देखो, एक करंट 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रावे रजिस्टर ऑफ 2 ओम, व्हाट इज द पावर डिस्पैच इन द रजिस्टर्स। तो यहाँ पे देखो जो पावर होती है P बराबर आई स्क्वायर आर होती है। ठीक है, P बराबर आई स्क्वायर आर होती है। तो हम हमारे यहाँ पे जो दिया है आपको, आई बराबर कितना दे रखा है, 0.5। ठीक है, और आर बराबर आपको 2 दे रखा है। तो हम करेंगे इसको सॉल्व। तो पावर पूछिए, तो यहाँ पे आई कितना है, 0.5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इंटू आर कितना है, 2, तो 0.25 हो गया, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 वाट। ठीक है, तो ये दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जहाँ तक है देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, जहाँ से 18 से 19 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, या जो भी है, तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, लाइक कर देना, हो सके तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लेके जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, जहाँ तक आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।